जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के विख्यात बुद्धिजीवी सुभाष सांगड़ा जी। सुभाष सांगड़ा जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। सुभाष सांगड़ा जी, एक कार्यक्रम है जो जम्मू कश्मीर पीपल फोरम की तरफ से 8 तारीख को किया जा रहा है, श्रद्धांजलि एवं पुण्य भूमि स्मरण सभा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है इसे आप कैसे देखते हैं? मेरे सोच के मुताबिक ये कार्यक्रम एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। जब से भारतवर्ष आज़ाद हुआ है, कई सरकारें हमारे केंद्र में आईं, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। ये सरकार पहली सरकार आई कि जिसने महसूस किया कि हमारे देश का एक हिस्सा, जैसे मेरे शरीर का एक हिस्सा जो है वो अलग थलग कहीं दूसरे देश में पड़ा हो तो मेरा शरीर जो है वो संपूर्ण शरीर नहीं कहलवा सकता। सर, दूसरा देश कैसे कह सकते हैं आप? दूसरा देश ऐसे कह सकते हैं कि जब 47 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पे हुआ, पाकिस्तान धर्म के आधार पे बना। हिंदुस्तान का जो संविधान है उसमें साफ लिखा हुआ है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, कि यहाँ हर धर्म के लोग रह सकते हैं, उनको यहाँ पर पूरे अधिकार जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं पूरे दिए जाएंगे। बदकिस्मती से मेरी रियासत जम्मू कश्मीर, जो कि हिंदुस्तान का मुकुटमणि है, महात्मा गांधी जी को भी यहाँ से ही उम्मीद की किरण, सुनहरी किरण दिखाई दी थी। और कश्मीर को तो जैसे आप जानते ही हैं कि धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तो महाराजा जी के पास महाराजा हरि सिंह जी का विज़न बहुत अच्छा था। सच मानिए तो मुझे महाराजा हरि सिंह के ऊपर इतना गर्व है, मैं उनकी वंदना करता हूँ कि कितनी ऊंची सोच के महाराजा थे हमारे, लेकिन उनके साथ अपने ही लोगों ने दगा किया। उनकी सोच देखिए कितनी अच्छी थी कि मेरे जम्मू कश्मीर में पानी बेशुमार है, बिजली बहुत ज़्यादा पैदा की जा सकती है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ काफ़ी तादाद में पैदा होती हैं, फल फ्रूट इतना पैदा होता है कि बात ही कुछ नहीं। और उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं मेरे इस रियासत के साथ, मेरे इस देश के साथ ये चीज़ भी हो सकती है। सांगड़ा जी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, जो हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था वो एक सहमति थी या एक मजबूरी थी? मैं मजबूरी तो उसको कह नहीं सकता, इसमें नो डाउट। मैंने जिस तरह से उस समय का माहौल बना था, महाराजा हरि सिंह जी चाहते थे कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है एक अलग देश बनकर रहे, लेकिन उस समय उन्हें मजबूर किया गया, प्रेशर डाला गया, उसी के चलते जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान से विलय हुआ। नहीं, मैं उसको मजबूरी नहीं मान सकता। बाकी आपका जो पहला सवाल है तो उसी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि महाराजा हरि सिंह के दिमाग में एक ये भी चीज़ थी कि वो एक आज़ाद देश के तौर पे रहना चाहते थे, क्योंकि उनके पास वन संपदा बहुत थी, पानी की कोई कमी नहीं थी, जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए जा सकते थे, और बिजली जो है वो दूसरे देशों को दी जा सकती थी। फल फ्रूट जो है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर से। और आप पानी की बात कर रहे हैं, हमारे पास प्रमाण तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि महाराजा हरि सिंह जी ने जब विलय किया था तब एक शर्त रखी गई थी, हमारी प्रजा से कभी भी पानी का बिल नहीं लेना है, लेकिन वो पैसे लिए जाते हैं। धारा 370 टूटने से पहले उसे मेंटेनेंस चार्जेस के रूप में लेते थे। आज किस तरीके से ले रहे हैं, लेकिन लेते हैं लोगों से। देखिए, मैं पानी के साथ साथ ये भी चीज़ जोड़ता हूँ कि जब 31 दिसंबर 1947 को जम्मू में पहला रेडियो स्टेशन रणवीर हाई सेकेंडरी स्कूल में स्थापित किया गया, महाराजा जानते थे कि मेरी इस रियासत के जो लोग हैं वो गरीब लोग हैं, उनके पास इतना धन नहीं है कि वो रेडियो ख़रीद सकें, तो उन्होंने जम्मू शहर के प्रमुख चौकों में, मोहल्लों में कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट किए थे। इसी प्रकार पानी, पीछे अगर जाएं तो लोग कुओं से, बावलियों से, झरनों से पानी जो थे वो पीते थे, और
इस तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदला तो महाराजा ने ये बिल्कुल उस समय ठीक किया कि मेरी गरीब जनता में अगर इनको पानी नहीं पिला सकता तो मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं आपसे मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि मेरे पिताजी, मैं छोटा था, मेरे पिताजी एक दिन मुझे कहने लगे, बेटे पानी का बिल हमेशा अदा करना, पानी मुफ्त में नहीं पीना चाहिए। मैंने कहा पिताश्री क्यों? तो कहने ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि पानी मुफ्त पीना जो है वो अधर्म समझा जाता है। सांगड़ा जी, हमारे पास सवालों का एक बहुत बड़ा पिटारा है। हम पहले इस सवाल को ख़त्म कर लें, उसके बाद और आपसे सवाल पूछे जाएंगे। श्रद्धांजलि व पुण्य भूमि स्मरण सभा, इसे आप क्लियर करें। देखिए कुछ वीर पुरुष, उसमें नारियां भी आ जाती हैं, बच्चे भी आ जाते हैं। कोई आपदा होती है, मतलब कोई समय का ऐसा एक घटना चक्कर चलता है जिसमें के लोग इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं और बहुत ही बुरी अवस्था में छोड़ के चले जाते हैं। उनको कोई जानने वाला नहीं, उनका कोई पूर्व या उनका कोई अगली पीढ़ी वाला नहीं। तो वो जो लोग गुमनामी में अपने देश के ऊपर जाने निशावर कर देते हैं, उन लोगों को जो श्रद्धांजलि दी जाती है वो श्रद्धांजलि ही एक सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। ऐसे तो आप देखते हैं कि जितना बड़ा नाम इतनी बड़ी श्रद्धांजलियाँ, अब जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है, तो किसने सोचा था कि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 100 वर्ष के लगभग होने लगे हैं और उनका नाम भी कोई लेने वाला पैदा होगा। सांगड़ा जी, जम्मू कश्मीर पीपल फोरम के बैनर तले ये कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन हम आपसे स्पष्ट शब्दों में एक बात जानना चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में भाजपा पूरा समर्थन कर रही है इस कार्यक्रम को। किस लक्ष्य के चलते भाजपा समर्थन कर रही है? भाजपा का एक ही लक्ष्य है, वो तो साफ है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भी देशवासियों को संबोधित किया तो उन्होंने यही बार बार कहा कि मेरा एक ही सपना है कि मैं एक अखंड भारत बनाना चाहता हूँ। तो उसी के सिलसिले में ये चीज़ चल रही है और एक अच्छे काम के लिए, जिसे कि इंग्लिश में नोबल काज कहा जाता है, जिसमें कोई लोभ नहीं है, लालच नहीं है, और जो अखंड भारत उस समय हुआ करता था उसको दोबारा दुनिया के सामने पेश करना। तो अगर उसमें सरकार कोई मदद करती है, समर्थन देती है, तो उसमें तो हम सभी को खुश होना चाहिए। अच्छा, हम आपसे एक बात ये जानना चाहते हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, जम्मू कश्मीर और बाहर हिंदुस्तान को भलीभांति आप अध्ययन करते हैं। एक बात आप हमें ये बताएं कि राजनीति में धर्म क्यों खेला जा रहा है? कभी हिंदुत्व को लेकर लड़ाई, कभी सूर्य नमस्कार को लेकर लड़ाई, कभी हिजाब को लेकर लड़ाई। इन दिनों हनुमान चालीसा को लेकर भी काफ़ी गहमागहमी पूरे हिंदुस्तान में मची हुई है। बेरोजगारी की बात कोई नहीं करता, महंगाई की बात कोई नहीं करता, भ्रष्टाचार की बात कोई नहीं करता। राजनीति में सिर्फ धर्म अच्छे से खेला जा रहा है। अक्षय जी, आपने एक बहुत ही कठिन सवाल मेरे समक्ष रख दिया है, तो मैं इस सवाल का जवाब निजी तौर पे देना पसंद करता हूँ। मैं किसी भी धर्म में कट्टरता जो है उसको पसंद नहीं करता, क्योंकि किसी धर्म ने भी हमें एक दूसरे से बैर करने का, शत्रुता करने का पाठ नहीं पढ़ाया। अब छोटी सी चीज़ है कि बाबा नानक क्या कहते हैं कि तेरा पाना मीठा लागे, कि हे ईश्वर तू मुझे जो भी देगा वो मुझे मीठा ही लगेगा, मैं कभी नहीं कहूँगा कि ये कड़वा है। तो जो दूसरे, मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, हैं, तो मैंने तो सनातन धर्म के ही रूपरेखा पर अपना जन्म व्यतीत करना है। जब मैं दूसरे धर्मों की स्टडी करता हूँ तो मुझे उनमें से भी बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो मेरा निजी तौर पे इस सवाल का जवाब आपको देने का यही एक मैं प्रयास करूँगा कि धर्म के नाम पे जो लोग आपस में झगड़ा करते हैं वो लोग
इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं है। सांगड़ा जी, पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि धारा 370 घिसते घिसते घिस जाएगी। फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहा था कि अगर धारा 370 को हाथ लगाने की कोशिश की तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। मोदी सरकार ने हिम्मत दिखाई और एकदम धारा 370 और 35 से जम्मू से हटा दी। आज काफ़ी अरसा हो गया है धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटे हुए। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की दशा, दिशा और दूरदशा धारा 370 हटने के बाद कहाँ जा रही है? ये भी आपने एक बड़ा सख्त प्रश्न मेरे सामने रख दिया। आप बुद्धिजीवी हैं, भली भांति जानते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आपके लिए तो ये इतना मुश्किल नहीं है। मैं इसके ऊपर बोल सकता हूँ काफ़ी, क्योंकि मैंने इसका अध्ययन किया हुआ है। लेकिन संक्षिप्त में मैं यही कहना पसंद करूँगा कि जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। परिस्थितियाँ बनी, धारा 370 लगी। जम्मू कश्मीर उस समय भी ऐसा था, उस समय भी दरिया तभी बहती थी। आज परिस्थितियाँ फिर बदली, केंद्र में सरकार आई, महसूस किया, क्योंकि वो लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं, महसूस किया कि 370 जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पाँव में पड़ी हुई एक बेड़ी के समान है। एक चीज़ तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भारतवर्ष में जो कानून बनते हैं वो जम्मू कश्मीर में 370 के कारण लागू ना हो तो उसका तो थोड़ा सा दुख होता है। अब आपने सवाल किया कि 370 टूटने के बाद आपको जम्मू कश्मीर कैसा लगता है। हाँ, तो इसके लिए मैं पूरे आत्मबल के साथ इस बात का उत्तर दे सकता हूँ कि अब कश्मीर में जो आए दिन दंगे होते थे, पत्थर चलते थे, स्कूल कॉलेज बंद होते थे, हिंदुस्तान के बाहर के मतलब देशों से या हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों से जो विजिटर्स कश्मीर को देखना चाहते थे वो वहाँ जाने से डरते थे। और नाम तो इकट्ठा ही चलता ना, जम्मू और कश्मीर। आपको जान के हैरानगी होगी कि मैं एक चंडीगढ़ में एक ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का एक सेमिनार हुआ, तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ सभी यूनिवर्सिटी के डेलीगेट्स आए हुए थे। तो एक डेलीगेट तमिलनाडु से आया हुआ था, तो मेरा उसके जब परिचय हुआ तो वो मैंने कहा कि आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो मैंने कहा आप कभी जम्मू गए हैं? तो मैंने कहा आप जम्मू कश्मीर कभी आए हैं? कहता नो 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 नो, मैंने नहीं वहाँ जाना, वहाँ बहुत बम फटते हैं। तो मुझे उस समय बड़ी एक बेइज्जती महसूस हुई कि एक तमिलनाडु का मेरा भारतवासी मुझे कहता है कि मैं जम्मू कश्मीर में नहीं जाऊंगा, वहाँ बम फटते हैं। तो मैंने उस समय भी उसको पैसिफाई करने के लिए यही कहा कि भाई साहब, कश्मीर में कभी कभार ये घटनाएं हो जाती हैं। जम्मू एक मोहब्बत का, प्यार का गुलदस्ता है। यहाँ पर मंदिर भी हैं तो मंदिरों के साथ साथ गुरुद्वारे भी हैं, गुरुद्वारों के साथ साथ यहाँ पीर पैगंबरों की दरगाहें भी हैं। और इसलिए यू आर वेलकम, ये आपके दिमाग में गलत कंसेप्ट है। तो 370 हटने के बाद अब आप भी देख रहे हैं, आप तो पत्रकार लोग हैं, आपकी हर रोज़ आप किसी न किसी नई जगह पे, नई विषय पे लोगों के साथ बातचीत करते हैं। आप देख रहे हैं कितने। सांगड़ा जी, अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे क्योंकि समय थोड़ा कम है, फिर आपसे दोबारा कभी बात करेंगे। भारत सरकार ने कहा कि 100 शहरों को स्मार्ट बनाया जाएगा, जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर भी शुमार है। जम्मू कश्मीर को स्मार्ट बनाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि वर्टिकल गार्डन बन रहे हैं, पार्कों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, लेकिन लोगों की जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उनसे लोग वंचित हैं। गली नाली, स्ट्रीट लाइट्स, पीने का पानी, बिजली, और एक शर्मनाक बात कि जो साइन बोर्ड्स लग रहे हैं उस पर लिखा जा रहा है खंड मिठे लोग डोगरे, लेकिन वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। डोगरी में लिखने का ना ही जम्मू म्यूनसिपल विभाग ने प्रयास किया, ना ही जो जम्मू स्मार्ट सिटी बना रहे हैं उन्होंने प्रयास किया। आम पब्लिक नहीं बोल रही, जो डोगरी के ठेकेदार हैं वो भी नहीं बोल रहे। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? देखिए, मैं एक दफ़ा स्वर्गीय पद्मा सचदेव जी का
टेलीविज़न पे इंटरव्यू सुन रहा था, तो उनसे जैसा सवाल आपने मुझसे किया उनसे भी सवाल किया गया। तो उन्होंने कहा कि जाओ लोगों के घरों घरों में और उनको जाके कहो कि अपनी डोगरी भाषा बोलना सीखो, क्या हो रहा है, आपकी अक्ल को क्या हो रहा है। तो मैं बड़ा खुश हुआ। अब आपका सवाल क्या था कि हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं जम्मू म्यूनसिपल विभाग और स्मार्ट सिटी वालों पर। बहुत अच्छा आपने ये सवाल, आपने ये भी सवाल, जो सवालों की कड़ी आपने मेरे साथ चल रही है, आपने काफ़ी सॉलिड सवाल मुझसे और सोच समझ के इन सवालों का उत्तर देने वाले सवाल आपने मेरे सामने पेश किए। मैं आपके साथ पूरा सहमत हूँ। देखिए, स्मार्ट सिटी तब बनती है जब उस शहर के रहने वाले लोग भी स्मार्ट बने। अब आप देखते हैं कि केला खाया है और सड़क के ऊपर केला फेंक दिया है, तो उससे स्मार्ट सिटी तो नहीं बनेगी। मुझे पढ़ने का शौक़ है, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, तो जब इन्होंने साइन बोर्ड लगाए तो आप भी कभी उधर से गुजरें तो वहाँ ध्यान दीजिएगा। इन्होंने लिखा है गवर्नमेंट रणवीर लाइब्रेरी। अब एक आम बच्चे को क्या पता है कि ये रणवीर कौन है? वहाँ पर क्यों नहीं लिखा गया महाराजा रणवीर सिंह गवर्नमेंट लाइब्रेरी? मेरा जवाब सीधा क्या जुड़ा है कि शहर स्मार्ट तभी बनेगा जब शहर के लोग भी स्मार्ट होंगे। अब आज भी आप सागर साहब देखते हैं कि मेटाडोर चल रही है, उसके ऊपर लिखा भी हुआ है पांचतीर्थी टू रेलवे स्टेशन, लेकिन कंडक्टर फिर भी आवाज़ लगा रहा है चलो रेलवे स्टेशन, चलो रेलवे स्टेशन। तो उससे शहर तो स्मार्ट नहीं होगा। दूसरा, तभी के पुल के ऊपर बहुत अच्छा किया जेडीए ने, गमले लगाए, उनमें पौधे लगाए, लोग पौधे उखाड़ के घरों को ले गए। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि जब यहाँ के लोगों को, इस शहर के रहने वाले लोगों को ये महसूस होगा कि ये शहर भी मेरे घर की तरह है और ये मेरा शहर है, इस शहर की दीवारों के ऊपर मैंने पान खा के थूकना नहीं है। सर, डोगरी जो भाषा नहीं लिखी जा रही साइन बोर्ड पे, उस पे आप मार्गदर्शन करें। देखिए जी, डोगरी भाषा की लिपि ख़त्म हो गई है। मतलब हम मान के चलें, जैसे आप कह रहे हैं कि डोगरी भाषा की लिपि खत्म हुई है, चलो अस डोगरी च गल करने आ। एक समय ऐसा आना कि असें डोगरा खाने जोगा नहीं रौह्ना, क्योंकि जद जेह्ड़े साढ़े सरमायादार न जां जेह्ड़ियां संस्था बनी दियां न डोगरी दियां, जेह्ड़े अस ठेकेदार न डोगरी दे, ओह् कोई दर्द पेन नहीं लै दे। आम पब्लिक किन्ना किश कर सकदी है जद जेह्ड़े लिखने आह्ले उ'नें गी शर्म नहीं आ रही। देखो जी, गल है तस्वीर दे दो पहलू न। हूँ अगर मैं तुस बुद्धिजीवी हो, नहीं मैं एक छोटा आदमी, लेकिन नहीं आजकल होंदा ना, आजकल लोग बड़ी चलो तौले रोह कर लेंदे। सच्ची गल बोलो ना। सुभाष जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सुभाष सांगड़ा जी। काफ़ी सारे सवाल इनके आगे हमने रखे और बड़े ही बेबाकी के साथ और अपने अंदाज में इन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू, जय भारत।